राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया था? राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर 4 बार लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया गया था। पहला 67, 77, 80, 92। 1967, 1977, 1980, 1992। अब ये दो देखो, यहां पर इन दोनों के टाइम में सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। इन दोनों के टाइम में भैरव सिंह शेखावत। अब इनके टाइम में सीएम कौन हुआ करते थे? तो वो भी लिख लीजिए, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। ये याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आता है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये आपको याद रखने की, ये 4 आपको याद रखने, ठीक है। तो ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था 356 के तहत, ठीक है। ओके, चलो, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद। बहुत अच्छे लगते हो यार तुम, दिल से अच्छे लगते हो। मन करता है दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़े सब निकाल के दे दूं तुमको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की टोटल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? 164(1) क के अंदर कहा गया। किसके अंदर कहा गया? 164(1) क के अंदर का। आपको सबको पता है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत आपके 2003 के अंदर यह कहा गया था कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी आपके लोकसभा में, सेंट्रल लेवल पर भी, और यहाँ पर स्टेट में भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद? अब मुख्यमंत्री से संबंधित इतने सारे अनुच्छेद हैं सर, हम इतना सब कुछ पढ़े क्या? आप ये देख लो कि मुख्यमंत्री कहां से स्टार्ट हो रहा है, राज्यपाल कहां से स्टार्ट हो रहा है, उनकी शपथ, कार्यकाल, 2-3 अनुच्छेद है वो आपको दिमाग में रहने चाहिए। तो यहां पर जो हो गया वो हो गया अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है, मुख्यमंत्री सहित है वो आपके मंत्रिपरिषद की संख्या है वो पूछी गई है, वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है रे लाला, 30। कोई भी परसेंटेज निकालो, 200 का 15% ऐसे करते हो तब आता है, कितना आता है? 30। 30 तो ये संख्या है और वो 15% है, 30 सदस्य। अब ये कि ये अगर सेंट्रल लेवल पे बोल दे तो आप कैसे करोगे? तो टोटल आपकी लोकसभा की सीटों का हिसाब से उसका 15% देखो तो वो 70-80 के आसपास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आप बताएंगे। संविधान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कर्तव्य है, राजस्थान का छोड़ो, राज्य के मुख्यमंत्री, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो तो ये संविधान के अंदर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री के संबंध में आप लोगों को बताना है कि आपके मुख्यमंत्री की कर्तव्य किसके अंदर है। तो 167 के अंदर है, 163 फिर 167 याद रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से कौन सी तारीख को संभाला था? तो अशोक जी पहली बार है वो आपके सीएम है, वो कब बने थे? तो 1998 को, 1998 के अंदर बने थे। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया गवर्नमेंट के टाइम में अपने राज्यपाल कौन हुआ करते थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध क्वेश्चन है, संपूर्णानंद हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया गवर्नमेंट के टाइम में, 67 के टाइम में। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला था? दिए गए ऑप्शन के अंदर सबसे पहले अतिरिक्त प्रभार है राजस्थान के राज्यपाल का एक्स्ट्रा प्रभार। वर्तमान में राज्यपाल है अपने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, वो 45वें क्रम के हैं और आपको ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये पहले थे स्वरूप सिंह दिए गए ऑप्शन में। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए कार्यकाल निश्चित किया था। देखो, राज्यपाल के लिए केंद्र राज्य आयोग की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंधों की जब हम बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक आयोग गठन किया गया था मदन मोहन पुंची के नेतृत्व में 2007 के अंदर। 2007 के अंदर पुंची आयोग बैठाया गया था जिसमें केंद्र राज्य संबंध, आप पढ़ोगे इसको क्या पढ़ते हो? केंद्र राज्य। क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो हमेशा सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल पे बीजेपी, तो सभी स्टेट के अंदर वो बीजेपी के राज्यपाल बैठेंगे, इस तरह से उन केंद्र के नुमाइंदे होते हैं। तो 5 वर्ष के लिए राज्यपालों के लिए 5 साल का एक कार्यकाल हो, ऐसी बात पुंची आयोग यहां पर याद रखना, ठीक है? पुंची आयोग एक बार शेयर करो सभी बच्चे।
राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश की मंजूरी जरूरी है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश है उसको मंजूरी जरूरी है राज्य विधानमंडल द्वारा। और विधानमंडल द्वारा शुरुआत के जो 6 सप्ताह है ना, कोई भी अध्यादेश जब कानून की जरूरत थी और अध्यादेश लाया गया है राज्यपाल के द्वारा, और सेंट्रल लेवल पे हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा, तो वो जब संसद आउट हो यहाँ पर जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो 6 सप्ताह तक यानी तो चल सकता है, लेकिन 6 सप्ताह के बाद में अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिली तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगा, और अनुमति मिल गई तो कानून बन जाएगा। विवेकाधीन शक्तियों का देखो, बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आपको वो पॉलिटी नहीं पढ़नी है। यहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो दिमाग में रखो, बात ही खत्म। आई बात समझ में? हाँ, तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर, विवेकाधीन जो शक्तियां होती है राज्यपाल की, उसमें वो संघ सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम करता है। किसके रूप में? संघ सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम कुछ विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई होती हैं। संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसा कब कहा गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया था? तो ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यपाल को 1 से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। इंडिया पॉलिटी तो इतनी आसान है, अभी करवाता हूं आपको, रुको तो सही। पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 4 में से 4 सही करके आओगे। मैं पूरा कंटेंट लेके आया हूं, बस करना कुछ नहीं है, 15 मिनट मुझे देखना है और मैं वो सारा कंटेंट आपको बता दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आने। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्लास मिलती रहेगी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं? राज्यपाल द्वारा आरक्षित, राज्यपाल आरक्षित कर लेता है, किसके लिए? राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, और ये 201 के तहत आता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 201 के तहत कुछ ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 के तहत, 176 के तहत विशेष अभिभाषण राज्यपाल का, जैसे राष्ट्रपति का भी होता है वैसे राज्यपाल का होता है। नए सत्र के अंदर नए विधानसभा, नए संसद का गठन, उस समय राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जैसे राष्ट्रपति जी द्वारा किए जाते हैं वैसे के वैसे राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं स्टेट लेवल पे। ये आपकी 1/6 सदस्य है वो आपके मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद सभी स्टेट के अंदर नहीं है। तो राजस्थान के अंदर जैसे एक ही सदन है, तो जहां द्विसदनीय विधायिका है राज्यों के अंदर, वहां की बात हो रही है, 1/6 होते हैं, है ना? तो ये याद रखना। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो राज्यपाल की अनुपस्थिति के अंदर उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यपाल की अनुपस्थिति के अंदर उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन हाईकोर्ट के मुख्य कुलाधिपति करेंगे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया है? मुख्यमंत्री के बारे में 163 बताया, फिर 167 बताया, ऐसे कैसे 150 के बाद में आप देखते हो तो राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो राज्यपाल की पूछ रहा है कि यहाँ पर शपथ के बारे में पूछ रहा है, तो शपथ है आपका कौन सा? 159। पहले राज्यपाल के बारे में है, 150 से 60 वाला वो है, 60 से 70 वाला आगे उसमें आ जाएगा मुख्यमंत्री में। तो वो मैं कुछ अनुच्छेद आपको लिख करके PDF में सेंड कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा देख लेना, 4-5 ज्यादा नहीं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों के अंदर सलाह देने के लिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए उसका सरकार का जो वकील होता है उसे महाधिवक्ता बोलते हैं। कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। वर्तमान कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, वो याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स के अंदर भी पूछा जाता है ना। नए महाधिवक्ता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आंसर हो गया आपका महाधिवक्ता। क्या याद रखोगे? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अंदर, आर्टिकल 165 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल का कार्यकाल, आपके राज्यपाल का कार्यकाल या तो 156 या 158, ये तो आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर हम बात करें तो वो हो गया 156 के तहत ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित हो जाता है। अब देखो, थोड़े से जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न है और आपदा प्रबंधन का भी मान लो तो मान लो। जिला प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, ये प्रश्न तो आपके आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक से निश्चित रूप से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो आपका CEO या कहाँ गया, हाँ, जिला कलेक्टर होता है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है।
तो ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड है, वो आपका डीएम होता है। ये सीधा सीधा प्रश्न है, वो एग्जाम में आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखो 1972 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था, सही बात है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में डीएम काम करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख मिलता है, तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद 233 के अंदर है। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा नहीं कहा, कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था रजनी कोठारी ने। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर यहां पर चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए सही है। और ये कलेक्टर का पद वगैरह कब सृजित किया गया था ये मैंने बताया। बहुत बढ़िया है, शाबाश रजनी कोठारी। तुम लोगों को पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, कोई देर नहीं होती, एग्जाम नहीं हो जाए तब तक तुम सिकंदर हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो आरएएस अधिकारी हैं, उनको पहली बार आईएएस अधिकारी की तरह है ना डीएम के रूप में, कलेक्टर के रूप में पद स्थापना दी गई थी, वो 2009 के अंदर की भाई आरएएस अधिकारियों को डीएम लगा दिया गया था प्रशासनिक अनुभव के आधार पर। जिला कलेक्टर किस सेवा? जिला कलेक्टर भारतीय सिविल सेवा का होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। किस जिले के अंदर मुख्य जनगणना अधिकारी? देखो किस जिले में प्रमुख जिले के अंदर, किसको छोड़ो, जिले के अंदर आपका मुख्य जनगणना अधिकारी, ये मुख्य सेंसस और जो चीफ सेंसस ऑफिसर है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है। चीफ सेंसस ऑफिसर कौन होता है? आपका जिला कलेक्टर ही होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो आज सब्सक्राइब कर लो जितने साथी जुड़े हुए, क्योंकि 2 क्लास और है, मुझे डर है कहीं ना कहीं आपसे क्लास छूट नहीं जाए। तो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पे, टन मदन सर की क्लास आ गई, आ जाओ क्लास में। कार्यकाल वाले जो आपके मुख्य सचिव सबसे छोटे समय तक राजीव स्वरूप है, वो आपके सबसे दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटे कार्यकाल के लिए आपके मुख्य सचिव कौन थे? राजीव स्वरूप होते हैं। अब मैं आरटीआई के प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं। कौन से प्रश्न? आरटीआई के 20 प्रश्न हैं, और 20 में से तो मैं आपको सीधा बता सकता हूं कि बेटा ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, क्योंकि आरटीआई में से मैक्स टू मैक्स क्या पूछेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछेंगे कब लागू हुआ, या कुछ धारा वारा के समय पूछ ले। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पूछ लेंगे कि आपके प्रस्तावना वगैरह, उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह, मूल अधिकार वगैरह कौन कौन से अनुच्छेद में, 2-4 बातें याद कर लो, 10-15 मिनट पढ़ लो, बेड़ा पार है। 6-7 प्रश्न जो है पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ में। आरटीआई के प्रश्न आपको जो एक पूरी यूनिट है इसमें से मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आरटीआई से आएंगे। अब आरटीआई से संबंधित पहला प्रश्न है कि 2022 में राजस्थान के अंदर सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया था? पोर्टल 2.0 लाया गया था ना, आरटीआई पोर्टल 2.0 लाया गया था। निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कौन सा नहीं है? आरटीआई के पीछे उद्देश्य सरकारी कार्य में पारदर्शिता है, नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि वो पूछ सके सिस्टम से, सरकारी इकाइयों के अंदर भ्रष्टाचार को रोकना इसका उद्देश्य है। और ये लास्ट वाला नहीं है, जहां पर आरटीआई अधिनियम भारत में आरटीआई को चैनल वितरण करने, विनियमित करने, बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग को नियुक्त करता है। ये कथन गलत है। तो आप तो आरटीआई का उद्देश्य ही है पारदर्शिता शासन के अंदर भ्रष्टाचार को कम करना और अधिकारी सिस्टम के जितने भी हैं उनको जवाबदेह बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो यही लिखना, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना, ये प्रश्न आएगा तुम्हारे। ठीक, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में अगर असफल रहते हैं, कि आपको एक निश्चित अवधि दी गई थी 30 दिन, उसके अंदर अगर आप नहीं दे पाए सूचना, तो ये क्या कहा जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मानित अस्वीकृति। हाँ, मानित अस्वीकृति कहेंगे। उस अधिकारी ने हमें इतने समय में हमने सूचना चाहिए थी 30 दिन के भीतर, लेकिन उसने सूचना दी नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? अगर 30 दिन के भीतर तुमने मुझे सूचना नहीं दी तो मैं तुम्हारी पूंगी बजा दूंगा, ऐसा तुम अधिकारी को कह सकते हो। तो सीधी सी बात है, यहां पर 30 दिन और तुम्हारे एग्जाम आएंगे 15 दिन।
तो हमारा एग्जाम में क्या आएगा? 15 दिन। गुरु जी ने 30 दिन पढ़ाया था, इसलिए ये ऑप्शन एकदम खोटा है। तो याद रखना इस बात को। प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है? पहली अपील में उत्तर प्राप्त होने पर कितने दिन के भीतर आपको दूसरी अपील की जा सकती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये है आपके 30 दिन, सॉरी ये प्रश्न आपको बताना है, इसके अंदर आपके 90 दिन होगा, है ना। प्रथम अपील वो तो 30 दिन था, लेकिन ये 90 दिन के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 30 दिन अगर 30 दिन में प्राप्त हो गई तो दूसरी जो है अपील, वो उसके लिए आपको 90 दिन का टाइम उनको दे सकते हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को लागू हुआ? लो, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। कर दो शेयर सभी दोस्तों में, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्वेश्चन आएंगे 12 अक्टूबर 2005 को, दिवाली के टाइम में याद रखो, अक्टूबर के महीने में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अब 12 अक्टूबर को लागू हुआ, जून को पारित होता है और स्वीकृति मिलती है 22 जून को। पारित, संसद से पारित, संसद से पारित 22 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, और लागू होता है आपका कब? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। तो जून में ही पारित, स्वीकृति 10-10 दिन के गैप से, ये 15 जून और 22 जून। अपने को 12 अक्टूबर याद रखना है, अक्टूबर का महीना। भाई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। 18 अप्रैल, राजस्थान में 18 अप्रैल 2006, वेरी गुड, 18 अप्रैल 2006 राजस्थान में लागू, वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि सूचित नागरिकता और सूचना की पारदर्शिता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमें सूचना प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार पर लगाम। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आयु क्या है? यहां दिए गए ऑप्शन में, यहां पर अगर हम देखें तो कोई आयु सीमा नहीं है। आरटीआई आवेदन करने के लिए कोई भी भारत का नागरिकों के लिए है ये, तो भारत का कोई भी नागरिक है वो आपके यहां पर लगा सकता है। तो ये आरटीआई अधिनियम के लिए याचिका कौन दायर कर सकता है? आरटीआई कौन दायर कर सकता है? कोई भी दायर कर सकता है, केवल मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता, लोक प्राधिकारी की बाध्यता, धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की जो बाध्यता है उसके अंदर जो है क्या आएगा, कौन सा नहीं है? अपने संगठन की विशिष्ट कृतियां और कर्तव्य 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना है, लेकिन प्रकाशित सूचना हर महीने अद्यतन करना नहीं है। 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना है। सभी अभिलेख सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर हो, और सभी अभिलेखों का सुनिश्चित रूप से डिजिटाइजेशन यानी कंप्यूटरीकरण भी होना चाहिए। देश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? मुझे तो ये बताओ, वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट, राजस्थान के ये कमेंट करो। वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह। वर्तमान कौन है? कौन कमेंट करेगा? मैं देखना चाहता हूं। हीरो हीरालाल कौन है? हीरो हीरालाल, याद आया? कुछ नाम से ही कुछ याद आ रहा होगा तो कमेंट कर दोगे। हीरालाल जी सामरिया। अरे राजस्थान के एमएल लाठर, तो एमएल लाठर राजस्थान के। ये मैं देश की बात कर रहा हूं बेटा, मेरे प्यारे गोपाल, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। राजस्थान के तो एमएल लाठर है, मुझे पता है, वो मैंने पूछा नहीं प्रश्न। यहां मैं आपके हीरालाल जी सामरिया की बात कर रहा हूं। हाँ, कहाँ के? राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? पता ना प्रश्न। हीरालाल जी सामरिया। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के काम और शक्ति से संबंधित नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग के काम और शक्ति से संबंधित कौन सी धारा नहीं है? तो वो धारा 12 नहीं है, 18, 19, 25 ये सब संबंधित हो जाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। ये इंडिया की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल पे, पूरे भारत के अंदर
तो सूचना का अधिकार अधिनियम में के उद्देश्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है कि आरटीआई के जो उद्देश्य है उसमें से आपको बताना आरटीआई का उद्देश्य कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शन के अंदर आरटीआई का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, नागरिक सशक्तिकरण बिल्कुल है। महिलाओं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए और भी बहुत सारी स्कीम है। लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, लोकतंत्र के लिए तो बात हो रही है। और सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता बिल्कुल सही है। तो ये महिलाओं वाला तो अलग से स्कीम होती है। नीचे दी गई शब्दावली निम्नलिखित कौन सी शब्दावली है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका के अंदर उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर चारों ही उसके अंदर आएंगे। आपको तो ये याद रखना है आरटीआई के तहत कौन सा खंड कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देता है। जानकारी के प्रकटीकरण से छूट कौन सा देता है? धारा 8 है वो छूट देता है। केंद्रीय स्तर पर आरटीआई के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या आरटीआई केंद्रीय सूचना आयोग या निर्वाचन आयोग? तो ये केंद्रीय सूचना आयोग है। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 के अंदर ही किया गया था, अगर तुम्हें पता हो तो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऑथेंटिक डाटा देखते हो तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 के अंदर ही किया गया था। ठीक है, 2005 में ही ये बनाया गया था, 2005 में बना। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं की जा सकती? व्यक्तिगत जानकारी नहीं की जा सकती, सार्वजनिक सरकारी और विकास योजनाएं की जा सकती है। तो आरटीआई में आप सरकारी जितनी भी सूचनाएं उनके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। फिर देखो, किसी कार्यकाल में सार्वजनिक राशि की हानि होने के जानकारी सामने आने पर उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। मतलब दोनों, अपने से तुरंत उच्च अधिकारी को और महालेखाकार को सूचना दी जानी चाहिए। अगर सार्वजनिक राशि, सार्वजनिक जो पब्लिक फंड है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो आपके दोनों को, वरिष्ठ अधिकारी को भी देनी चाहिए और लेखा अधिकारी जो पैसे वाला होता है उसको, पैसे का जांच वाला। अप्रैल 24 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से किए गए बच्चों की देखरेख संबंधी अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव की अवधि कितनी हो गई है? ये हो गई है 2 वर्ष। आरटीआई अधिनियम 2000 की धारा, खैर ये तो आप गुणीय सिक्के से 2005 की धारा होनी चाहिए। 2005 की धारा साइबर कैफे से संबंधित है। आईटी एक्ट है, सॉरी ये आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट की धारा साइबर कैफे। स्वतंत्रता से पहले अब इंडिया पॉलिटी, अब क्या स्टार्ट हो रही है? इंडिया पॉलिटी। अभी तक हमने आरटीआई देखा था, वो भी एक तरह से इंडिया पॉलिटी का ही पार्ट है। स्वतंत्रता से पहले के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा, देखो ये संविधान निर्मात्री सभा के जो अब प्रश्न आने स्टार्ट हो गए। हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता देते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में बेसिक क्वेश्चंस उनकी बात कर लेते हैं। एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में बात कही थी संविधान निर्मात्री सभा। ये अंग्रेज लोग हमें उस लायक नहीं समझते थे कि तुम संविधान क्या बना लगे। फिर वो नेहरू कमेटी भी बनी थी। फिर आपके ये एम एन रॉय का विचार है। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसने भारत की उसके सिफारिश पर, उसके कहने पर, उसके अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा बननी स्टार्ट होती है। और यही संविधान सभा, मेरी बात ध्यान से सुनना, देश की आजादी से पहले जो संविधान सभा थी वो देश की आजादी के बाद में क्या बन गई थी? बताओ क्या बन गई? संसद बन गई थी। तो संविधान सभा ही क्या बनी थी? संसद बनी थी। अभी बात करते हैं संविधान के बारे में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। निर्वाचित संविधान सभा होगी और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की निर्माण की बात है वो किसने कही थी? ये क्रिप्स मिशन ने कही थी 1942 के अंदर। हालांकि ये जो है कैबिनेट जो है उसके द्वारा आगे और लिया जाएगा। निर्वाचित वाला संविधान सभा निर्माण की जो बात जो सबसे पहले यह है, सर्वप्रथम बात है किसके द्वारा? सर्वप्रथम सबसे पहले आपके कैबिनेट यानी क्रिप्स के द्वारा, फिर कैबिनेट मिशन, उसकी बात करें। संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है, अब समितियों के ऐड तो मैं थोड़ा सा अलग से करूंगा लास्ट में, कौन सी समिति का ऐड कौन था। तो झंडा समिति के जो है आपका यहाँ पर याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद जी थे।
फिर देखो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार है वो BN राव हुआ करते थे। कौन? BN राव हुआ करते थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष ये थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष ये थे। और 9 दिसंबर 1946 को, और आगे जो है स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे आपके याद रखना है 11 दिसंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को ये बन गए थे, 11 दिसंबर 1946 को ये बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, स्थायी अध्यक्ष बन गए। और सच्चिदानंद जी सिन्हा इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जब संविधान सभा बनी और उसकी कार्रवाई स्टार्ट हुई, उसके पहले तो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद संविधान सभा ने काम करना स्टार्ट किया, और फिर उसने संविधान बनाकर तैयार किया लगभग 3 साल में। तो MN रॉय तो क्या थे यहाँ पर? सलाहकार थे। MN रॉय तो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। BN रॉय, BN राव तो सलाहकार थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। पहले सच्चिदानंद जी सिन्हा जो कि वरिष्ठ सदस्य थे उनको बना दिया गया था। तो संविधान सभा के बारे में ये थोड़े से स्टार्टिंग वाला याद हो गया तुमको। अब आगे देखो, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, और इसकी सिफारिश पर भारतीयों को खुश करने के लिए क्या बनाया, मतलब संविधान सभा का चुनाव वगैरह, इसी के संविधान सभा का निर्माण है वो इसी की सिफारिश पर किया गया था। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट के अंदर आपका विलियम वुड शामिल नहीं था, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था, स्टफर्ड क्रिप्स था, और A.B. अलेक्जेंडर था। दिए गए ऑप्शन में आपको ये याद रखना है कि मार्च 46 के अंदर आया था, और अध्यक्ष था वो स्टफर्ड क्रिप्स। इसका जो हेड है वो आपका ये था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? तो ये जीवन का अधिकार है, वो ये मूल अधिकारों के अंदर 21 के अंदर। 19-20 स्वतंत्रता के अधिकार है ना, स्वतंत्रता के अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकारों की हम बात करें, अनुच्छेद नंबर आपके 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के हैं। 19, 20, 21, 22। फिर 23 और 24 शोषण के हैं, शोषण के विरुद्ध। 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक मामलों से संबंधित। अब आगे अल्पसंख्यकों के भी हैं, वो सारे मैं एक साथ करूंगा, लास्ट में लिस्ट लाया हूं। मौलिक अधिकार क्या है? मूल अधिकार है जिनके ऊपर आप किसी प्रकार का वाद क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। कि वाद योग्य है, वाद योग्य है या नहीं है? वाद योग्य है, मतलब मूल अधिकार आप नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, और आपके हाईकोर्ट के थ्रू भी, हाईकोर्ट में भी जा सकते हो 226 के तहत। रिट जारी की जाती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की कुंडली कहा है? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका KM मुंशी ने। और भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार वगैरह थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में इसके शॉर्ट में नोट्स करवा दूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है? हम भारत के लोग, अब लास्ट में पूरी संविधान प्रस्तावना की PDF वो फोटो डाला हुआ है, देख लेना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्नो कार्टा कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान का भाग 3, देखो ये याद रख लेना, यहाँ पर ये तो है मूल अधिकार, संविधान का भाग 3 के अंदर है मूल अधिकार। अनुच्छेद कौन से कौन तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो अनुच्छेद है इसके अंदर मेरे भाई बहुत आसान याद रख लेना, अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 35 तक। फिर संविधान का भाग 4 जो है ना, इसके अंदर क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DPSP, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और इनकी हम बात करें तो ये 35 से लेकर के 51 तक है ना। ये एक लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना की बात करते हैं। और भाग 3 के अंदर तो है मूल अधिकार, भाग 6 कर दिया गया मैंने, अच्छा सॉरी कोई नहीं, भाग 4 की तरफ करो, भाग क्या करो? 4। भाग 4 के अंदर क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 के अंदर क्या है? मूल अधिकार है। अलग से है ना, गौरी के रंदा और मैथा ने सिंह अलग अलग भजनान बेड़ा मत कर। तो मूल अधिकार तो 3 के अंदर है, नीति निर्देशक तत्व 4 के अंदर है। और एक आता है आपका भाग 4 क, भाग 4 क, और भाग 4 क है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति याद रखना, इसमें स्वर्ण सिंह समिति
तो ये मौलिक कर्तव्य वैसे तो 10 हुआ करते थे, बाद में एक और जोड़ा गया था, तो ये आपका 11 हो गए। अब वर्तमान में कितने 11 है। तो ये 4 क के अंदर है, भाग 4 क के अंदर मौलिक कर्तव्य है, और 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, 3 के अंदर मूल अधिकार है, और मूल अधिकार 12 से 35 तक है। कौन कौन से मूल अधिकार है ये मैं आपको 2 मिनट के अंदर करा दूंगा वीडियो के एंड में। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध आपका 23 और 24 है। बलात् श्रम है ना, जबरदस्ती कोई प्रकार का काम करवाना भारी उद्योग के अंदर, बलात् श्रम के निषेध की बात करता है अनुच्छेद 23, और शोषण की बात है वो शोषण के विरुद्ध है वो आपका 24 के अंदर बात हो रही है। शोषण के विरुद्ध है वो आपके किसके अंदर बात हो रही है, अनुच्छेद 24 के अंदर बात हो रही है। तो 14 वर्ष से कम उम्र, एज क्या रहेगी, 14 से कम उम्र का कोई अगर बच्चा है ना, आजकल तो घर के बच्चे हैं ना वो काम नहीं करते 14 साल से कम वाले, कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके आगे विश्वास धर्म उपासना सब कहा गया है, लेकिन भाषा की बात नहीं है, वो पूरी प्रस्तावना आप पढ़ लेना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता, ये हमने फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व की भावना ग्रहण की है। फिर है संविधान की उद्देशिका में कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। निर्वाचित राष्ट्रपति वो गणतंत्र की भावना की बात करते हैं, किसकी, गणतंत्र, मतलब राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होगा, गणतंत्र की बात कह रहे हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उसके अंदर अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से, और उसके अंदर अब अमेंडमेंट होकर के आर्टिकल जुड़ते गए, अनुसूचियां 12 हो गई। ये इस तरह से आपको याद रखना है। दबा के सब्सक्राइब करो और सभी दोस्तों को आज शेयर। 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। ज्यादा खुशियां नहीं मनाता मैं इसकी, मैं तो बस बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चे अपने आप जुड़ते जाते हैं, वो तुम्हारा प्यार है बेटा। पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, ये आपका 123वां, करो सब्सक्राइब। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 101वां था, 101 रुपया, ऐसे याद रहेगा, जीएसटी रुपया याद रहेगा। माता पिता या अभिभावक द्वारा मौलिक कर्तव्य है कि 6 से कितने वर्ष के बच्चे को अपने पर जो आश्रित है उसको शिक्षा वर्ष दी जाए, 6 से लेकर 14, 6 से 14 है उसको एजुकेशन दे, ये आपके मूल कर्तव्य के अंदर कहा गया है। और ये भारतीय संविधान के अंदर आपका 21A के अंदर डाला गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान के अंदर संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन अधिनियम वो 2002 वाला, 2002 का, इसके अंदर कहा गया, ये मूल कर्तव्य के अंदर संशोधन किया गया ना, मूल कर्तव्य ऐड किया गया था कि आप बच्चे को एजुकेशन दिलवाएंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये प्रश्न आता है परीक्षा में और संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। 61वें के अंदर एज है वो आपके मतदान की 21 से घटाकर 18 कर दी, कि 21 से घटाकर क्या कर दी, एज 18 साल कर दी गई थी। भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। ये जो हमारी प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, लघु संविधान कहा जाता है अपने आप में, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संशोधन किए थे, इसमें करवाए थे। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था। जब भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था उस समय 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, केंद्र राज्य कानूनों की एक सूची, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये हमने दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है। कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली है संविधान से संशोधन। विधि के शासन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया है ना। नीति निर्देशक तत्व है तो वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, और विधि के शासन वगैरह ये आपने ब्रिटेन से लिया गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे हम कहते हैं। खैर, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की, दो तो है
संघीय और समाजवादी में कौन सा नहीं है? तो संघीय नहीं है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसा लोग गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें संघीय की बात नहीं है, समाजवादी है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता तो एक ही है, भारत की होगी। राजस्थान की नागरिकता तुम्हारे पास नहीं है, अमेरिका के जैसे। वैसे हमने न्यायालय की बात करी, जो है न्यायालय जो है कहता है ना न्यायालय सुप्रीम होगा, ये हमने अमेरिका से अपनाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन सत्र है वह आपके 28 जनवरी 1950 को प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता, तो संघ के तो नेहरू जी थे और यहां पर है वो आपके पटेल जी थे। प से पटेल, प से प्रांत, तो प्रांतों के पटेल, संघ के कौन? अरे नेहरू जी, संघ के अधिकांशतः संघ के। और पटेल जी एक अल्पसंख्यक समिति के भी हेड थे। किसके थे? अल्पसंख्यक जो समिति है उसके हेड भी अल्पसंख्यक और मूल अधिकार है, उस समिति के हेड है वो भी कौन थे? पटेल जी थे। और प्रांत के भी हेड पटेल जी। संघ समिति के हेड कौन? नेहरू जी। राजेंद्र प्रसाद जी, इनके सामने आगे बात करेंगे। और भीमराव अंबेडकर जी थे, वो प्रारूप समिति के हेड थे। ये प्रश्न सीधे सीधे समितियों वाले प्रश्न तुम्हारे आ जाएंगे। मैं तो तुम्हें बता दूं भाई, ये प्रश्न आएंगे तो वो ही आए, क्योंकि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में। किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम का मतलब होता है काम चलाओ थोड़े समय के लिए। धन्यवाद भाई, ओके, बहुत बढ़िया। तुम लोग तारीफ करते रहते यार, तारीफ मत किया करो, घमंड आ जाता है मेरे को, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, अंतरिम मतलब अस्थायी अध्यक्ष। अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी। तुम तो मेरी कमियां बताया करो, हैं? तो गुरु जी की क्लास वाले को कमियां क्या बताए अब आपकी। चलो, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर को तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यह पारित कर दिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर क्या बनता है? संविधान की प्रस्तावना बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना था? प्रस्तावना बना था। परीक्षा में प्रश्न ये आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? 3 अक्षर का उद्देश्य, 3 अक्षर का प्रस्ताव, उद्देश्य 3 अक्षर का, नेहरू के 3 अक्षर। पेपर में देखोगे गुरुजी ने कहा तो था नेहरू उद्देश्य, भूलोगे ही नहीं, मेरी क्लास देखने के बाद एमसीक्यू को उड़ा दोगे तुम। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश हुआ था। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी के टाइम में संविधान सभा की मांग है वो आपके 1934 में की थी। कौन से साल कांग्रेस अध्यक्ष जो मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं ने संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया था? तो नेहरू कमेटी बनी थी। ये क्या बनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नेहरू समिति बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान को लेकर के नेहरू समिति कब बनी थी। अब इस नेहरू समिति के अंदर हेड जो आपके है ना मोतीलाल जी नेहरू थे, ये भी वकील हुआ करते थे, चाचा नेहरू के पापा हुआ करते थे। इन्होंने कहा मैं संविधान बनाऊंगा, अंग्रेजों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा मैं वकील हूँ, वकालत करके आया हूँ, बनाऊंगा कानून। और कानून क्या, अपने संविधान सभा हम बनाएंगे, हम भारत के लिए संविधान बनाएंगे। तो हम प्रयास उस समय स्टार्ट कर दिए थे। 1928 की बात क्यों है सर? कि 1927 के अंदर, 27 के अंदर क्या था? गो बैक साइमन का हमने नारा दिया था ना, साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन आया था कि भाई 1919 का जो एक्ट भारत में लागू हो रखा था उसकी हम समीक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने कहा, तो भारतीयों ने कहा 2 साल पहले कैसे आगे, नाती का बाड़ा है क्या? तो फिर साइमन गो बैक के नारा लगा के वापस जाओ। तो उस समय फिर अंग्रेजों ने कहा इतने ही तुम लखनऊ के लाडे हो तो बना दो अपना संविधान। तो मोतीलाल जी नेहरू और 8 अन्य सदस्य कांग्रेस नेताओं ने ये आपका नेहरू समिति उस समय बनाई थी कि ये हम बनाएंगे। ये प्रयास तो पहले से स्टार्ट हो गए थे। और जब जाते जाते 1946 में फिर देश की आजादी मिलने वाली थी, उस समय संविधान सभा बनी। बाकी हम तो चाहते थे कि हमारा कानून पहले हम अपने हाथों से बनाए। आई बात समझ में? भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? भारत का संविधान सरकार की कौन सी प्रणाली के साथ में लोकतंत्र गणराज्य है? हमारा संविधान कैसा है? हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है जो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। कहां से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई है, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं।
और ये हमने ब्रिटेन से। प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, फिर उसका उत्तर देना है। न्यायिक अकादमी की स्थापना 2007 के अंदर जोधपुर के अंदर न्यायिक अकादमी की स्थापना होती है। राजस्थान के अंदर पहला वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, पहला ऑनलाइन कोर्ट है उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एस.एस. शिंदे साहब थे, उन्होंने किया था। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? देखो राजस्थान हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, आप लोग बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, राज्यपाल को नहीं देगा। तो यहां पर 217 के तहत लिखित और हस्ताक्षरित तो होना चाहिए और वो राष्ट्रपति को देगा आपके 217(1) के तहत, आर्टिकल 217 में लिखा है। क्योंकि 214 जो है, अनुच्छेद 214 के अंदर क्या कहा गया है, आपके हाईकोर्ट की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है कि एक उच्च न्यायालय होगा स्टेट के अंदर और वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी हो सकता है। जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह प्रश्न सीईटी में पूछा गया था 2023 के अंदर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233(1) के तहत, आर्टिकल आपका 233(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों के पद कितने स्वीकृत है? ये है आपके 50 पद स्वीकृत है। पद जितने साथी जुड़े हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत अच्छा लगता है जब आप दिल से जुड़ते हो। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो ब्लैक बटन है उसको दबा दीजिए, जुड़ जाइए, हिस्सा बन जाइए माइंड मैप परिवार का, ताकि हम और अच्छी पढ़ाई करें। भारत में उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई अगर प्रश्न उठता है, भारत में उच्च न्यायालय की, इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश जज की आयु की एज के संबंध में कोई अगर प्रश्न उठता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से उसका निश्चय किया जाता है। अगर स्टेट के अंदर कोई आपका चीफ जस्टिस है या स्टेट का कोई न्यायाधीश है, स्टेट जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीश की एज का कोई प्रश्न है तो उसका डिसीजन कौन लेंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जी के द्वारा। बात समझनी है और कुछ नहीं है बस। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना, देखो राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कहां की गई थी, कब की गई थी, ये आपको पता है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? तो आगे प्रश्न आएंगे इनके बारे में। 1977 के अंदर एक खंडपीठ इसकी स्थापित की गई थी, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ। भाई मुख्य न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट का जो है हम बात करें, ये तो कहां पर है? राजस्थान हाईकोर्ट तो आपके जोधपुर के अंदर, भाई जोधपुर के अंदर है, लेकिन एक पीठ इसकी स्थापित की गई थी वह जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के, ये थोड़ा सा प्रश्न है कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और अन्य जो न्यायाधीश है वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चीफ जस्टिस किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जिसे बोलेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति जी के द्वारा उस स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यपाल से परामर्श करके और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श करके नियुक्त किए जाते हैं। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, आपके सिलेबस में है राजस्थान की पॉलिटी, पहले पढ़ा रहा हूं 50 प्रश्न। राजस्थान की आपकी न्याय व्यवस्था, राजस्थान की आपकी विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ये सिलेबस में है। तो इसी में से सीधे प्रश्न आएंगे, हर टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, उससे ज्यादा पूछेंगे नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना पड़ता है? देखो कोलेजियम सिस्टम होता है वो, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है ना तो आपके कोलेजियम होता है, तो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनसे सलाह मशविरा लेते हैं मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है? कौन सा जिला दिए गए में से जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो जयपुर भी है, जोधपुर भी है, इनके अलग अलग क्षेत्राधिकार में अलग अलग जिले दिए गए। तो जयपुर वाले के अंदर अजमेर, बारा, अलवर है, ये भीलवाड़ा वाला नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त, देखो राजस्थान हाईकोर्ट का जब देखो यहां पर गठन किया जाता है उस समय की बात है जब इसने काम करना स्टार्ट किया था।
29 अगस्त 1949 को उसमें शपथ दिलाई गई थी कई न्यायाधीशों को। उसमें आपके न्यायमूर्ति जवान सिंह कोटा वाले है ना, ये नहीं थे। इनकी जगह जो हुआ करते थे उनका नाम है खेमचंद गुप्ता। क्या नाम था? खेमचंद गुप्ता। तो ये याद रखना कि यहां पर कोटा के खेमचंद गुप्ता थे और ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, खेमचंद गुप्ता हुआ करते थे कोटा के। तो कोटा तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ये गलत है। तो लाला नवल किशोर जोधपुर के, और कंवरलाल बापना जयपुर के, और त्रिलोचन दत्त बीकानेर के। फिर है कि किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम कब प्रभावित हुआ था? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम किस डेट को प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो 1 अक्टूबर 1952 को, अक्टूबर 1952 को नियम ये प्रभावी हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा, जयपुर के मानसिंह सेकंड के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो आगे सीधा सा प्रश्न पूछ लेंगे कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट के जो उद्घाटन है वो कब होता है, डेट आपको पूछी गई है, बतानी है। तो 29 अगस्त अभी आया था प्रश्न, ठीक है, ओके। तो 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को, ओके। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29/8/1949 राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन। ये प्रश्न है। पहले कौन थे? फर्स्ट जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो थे वो थे कमलकांत वर्मा। तो के वर्मा है वो पहले थे। प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, के पहले थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के निम्न में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी? स्थायी पीठ जो जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी, एक जोधपुर जो है मेन, यहाँ पर तो मेन तो था जयपुर के अंदर, और अलग जो पीठ है 76 के अंदर घोषणा हुई थी और 77 में स्थापित हुई। इस तरह से आपको 76-77 पढ़ना होता है। तो अलग से स्थायी पीठ आपके जयपुर के अंदर 76 में स्थापित हुई थी, ठीक है, ओके। फिर देखिएगा राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, ये बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य रूप से कहां पर है? तो मुख्य रूप से तो अपना जोधपुर के अंदर है, मेन तो जोधपुर के अंदर है, और इसकी एक पीठ है वो आपके कहां है? वो एक बेंच है वो आपके जयपुर में भी है। तो ये इसके अंदर विशेष आपको याद रखना है। खंडपीठ जिसे कहते हैं वो आपकी कहां है? जयपुर के अंदर है। इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह के अंदर कितने अतारांकित प्रश्न है वो आपके अतारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका 1, ठीक है, एक ही प्रश्न। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। किसको देते हैं? निर्वाचन आयोग विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, याद रखिए। राजस्थान विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। यह करंट का प्रश्न भी पॉलिटी से जोड़ करके एक बार पूछा गया था, अभी 2 साल पहले ही। तो आपको बताना है डिजिटल म्यूजियम, इसका उद्घाटन जो कि आपके जयपुर के अंदर डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन कहा गया है कि यहां पर डिजिटल मतलब ऑनलाइन म्यूजियम का उद्घाटन है उस समय के तत्कालीन आपके मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किया गया था। तो ये तो खैर उतना उस समय का रिलेवेंट क्वेश्चन था। राजस्थान विधानसभा के अंदर आपका डिजिटल म्यूजियम जो है ना, राजस्थान की विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम, ये विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम है और यहां पर इसका उद्घाटन रमन्ना ने किया था उस समय। तो इसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। ये प्रश्न सीईटी में आया था पिछले साल, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, ये सीईटी में प्रश्न पूछा गया था। याद रखना, ये भी आपको इसका नाम याद रखना है। फिर देखिएगा, राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए? राजस्थान से अधिकतम मैक्सिमम 4 टाइम्स राज्यसभा के सांसद के रूप में रामनिवास जी मिर्धा सिलेक्ट हुए हैं, निर्वाचित है ना। राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है, प्रश्न ये आता है कि इसके सदस्य कितने होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं? अध्यक्ष सहित इसके 15 टोटल सदस्य होते हैं और ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित, कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए होती है। तो 1 साल इसका यहां पर कार्यकाल याद रखना। लोक लेखा 15 सदस्य। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अब आपको विधानसभा में से प्रश्न आएगा, लेटेस्ट करंट से भी जोड़ के पूछ सकते हैं।
और स्टैटिक जीके भी पूछ सकते हैं कि भाई जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट है उससे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विशेषाधिकार समिति का हेड होता है कि नियम समिति और नियम उप समिति, ये इंपॉर्टेंट है। नियम समिति और नियम उप समिति का हेड जो होता है विधानसभा अध्यक्ष होता है। कमेंट बॉक्स में मेरे लखनऊ के लाडे बताएंगे विधानसभा स्पीकर का नाम क्या है और प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है और वर्तमान विधानसभा कौन सी है ये बता दो। अच्छे प्रश्न है, आगे आएंगे तो और डिस्कस करेंगे हम। स्पीकर की अनुपस्थिति के अंदर अगर स्पीकर उपस्थित नहीं है तो स्पीकर की अनुपस्थिति के टाइम में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पहले प्रमाणित कौन करेगा? अगर यहां पर स्पीकर यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपस्थित नहीं है तो विधानसभा सचिवालय का सचिव है वो इसको यहां पर आंसर हो जाएगा, वो उसको प्रमाणित करेगा। वासुदेव जी देवनानी है, बहुत बढ़िया। 16वीं विधानसभा है सर। और बताओ कालीचरण बता रहा है प्रदीप, ओके का वेरी गुड, प्रोटेम स्पीकर, शाबाश। विधानसभा सचिवालय का सचिव उसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व संतुष्टि के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यह 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, नहीं ये कोई भी सदस्य इसे पेश, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और ये बी और डी में विरोधाभास हो गया, इन ऑप्शंस के अंदर क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो अनुच्छेद 200 के अधीन, आर्टिकल 200 के अधीन और 201 के अधीन राज्यपाल के लिए, मतलब राज्यपाल के पास पावर है कि वो उसको आगे राष्ट्रपति के लिए भेज सकते हैं, तो वो रोकने की शक्ति, वो उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अनुच्छेद 200 है वो आपका यहाँ पर है धन विधेयक के संबंध में। यहाँ पर राज्यपाल की पूर्व संतुष्ट मतलब राज्यपाल की पूर्व सहमति विधानसभा में प्रस्तुत, मंत्री के द्वारा पेश किया जाना और 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। अगर आप पारित करो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो धन विधेयक है, अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा। ओके, राष्ट्रपति को भेजा जाता है बिल्कुल 201 के तहत। वो प्रश्न भी हाईकोर्ट एलडीसी में पिछली बार पूछा गया था। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल का पावर है कि वो किसी विधेयक को भेजे आगे राष्ट्रपति के पास में, तो वो 201 है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी थी जिन्हें मंत्रिमंडल में, राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था? ये पहली महिला कौन सी है? ये जेईएन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कमला बेनीवाल जी। देखो कमला बेनीवाल जिन्हें 1954 के अंदर ये पद मिला था मंत्रिमंडल के अंदर, इनका निधन हो गया है हाल ही के अंदर, है ना, झुंझुनू से संबंधित है। और आपका जो निधन है ना वो लास्ट ईयर ही हुआ है 2024 के मई के अंदर, तो 2024 में इनका निधन हुआ है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी। राजस्थान विधानसभा में पहले प्रोटेम स्पीकर कौन से थे? प्रोटेम स्पीकर आपके अस्थायी अध्यक्ष होता है, जब तक अध्यक्ष का चुनाव ना हो, भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, तब तक अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर आपके संग्राम सिंह थे। कौन थे? संग्राम सिंह 1952 के अंदर, 1952। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, तो वर्तमान के जो प्रोटेम स्पीकर है वो आपके कौन हो जाते हैं? पीके हो क्या? हाँ जी गुरुजी, कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को ही बनाया जाता है। ये मंत्रियों को शपथ वगैरह दिलाना और सदस्यों वगैरह को एक तरह से कार्यभार संभालते हैं कुछ टाइम के लिए, अस्थायी अध्यक्ष जैसे होते हैं। ये आपको याद रहेगा। महाराजा संग्राम सिंह तो उस समय के सर्वाधिक समय तक पूनम चंद बिश्नोई है वो रहे थे। तो ये अलग अलग है इनके आंकड़े। राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर है, उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है बताओ? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? पहली महिला एमपी, या एमपी मतलब आपके राज्यसभा से निर्वाचित, आपके राज्यसभा के लिए जो है आपकी सदस्य पहली महिला दिए गए ऑप्शन में शारदा भार्गव। कौन थी? शारदा भार्गव। आंसर आने चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए। आपको थोड़ा सा इन 6-7 प्रश्नों के अंदर
बेटा 9 लगभग कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके जाने हैं, ठीक है। 1952 में ये बनी थी। ए ऑप्शन नहीं है, बी होगा, बी शारदा भार्गव 1952। 6-7 प्रश्न आता मेरे भाई, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ही है। फिर देखो, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी, विधानसभा का मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एमएलए नहीं है, और कितने समय तक वो मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक। अगर तब तक नहीं रहता है अगर आप विधानसभा के सदस्य तब तक भी नहीं बनते हैं तो आपको मंत्री पद से त्याग देना पड़ेगा, तो पद त्याग करना पड़ सकता है। मंत्री पद भले ही हो जाए लेकिन सदस्य होना बहुत जरूरी है 6 महीने के भीतर भीतर। कितनी लोकसभा सीट है राजस्थान से? राजस्थान से लोकसभा की तो हो गई ये, और राज्यसभा की सीटें राजस्थान से है वो कितनी है भाई? 10 है। राज्यसभा के लिए तो 10 और लोकसभा के लिए 25। किस विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ करके कितनी हो गई थी? 200 कर दी गई थी, ये बताओ। ये छठा था। ये क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता भी है परीक्षा के अंदर। तो छठी विधानसभा के अंदर हम बात कर रहे हैं 1977 से लेकर के 1980 तक। आपको पता है 1980 के अंदर ये भंग हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था, भैरव सिंह शेखावत के टाइम की बात है। और वैसे ये प्रश्न बार बार आता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 356 के तहत कितनी बार लगा था? 4 बार लगा था। डेट बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। 2 तो भैरव सिंह के टाइम में, एक हरिदेव जोशी के टाइम में, और एक सबसे पहला कब लगा था, किसके टाइम लगा था, बताओ कमेंट बॉक्स में। किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 कर दी थी? 1977 के अंदर कर दी थी। 1900 ये विधानसभा सीटों की संख्या, जो अगली पीछा वाला जो क्वेश्चन था, छठी विधानसभा के अंदर ये सीटों की संख्या किस साल हो गई थी बताओ? सीटों की संख्या आपकी 200 कर दी थी, तो वही 1977 के अंदर छठी विधानसभा। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? छठी विधानसभा जो भंग हो गई थी 1977 से 80 भैरव सिंह शेखावत के टाइम में, तो उस समय ये आपके प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। भैरव सिंह शेखावत सीएम थी, भैरव सिंह शेखावत के टाइम। बताओ रे सब बच्चे। 13 मार्च 1967 को, ठीक है। हाँ 67 77 80 92, 67 77 80 92। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब तुम्हें आता है, काफी चीजें तुम्हें आती है, वेरी गुड, शाबाश। राजस्थान के अंदर निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन आपके राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे? वो मुख्यमंत्री बताइए जो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे। उन मुख्यमंत्री का नाम है हीरालाल जी देवपुरा। हीरालाल जी देवपुरा यहाँ पर राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, यानी कि पहले जो आपके मनोनीत, ये कौन थे उस समय? आपके हीरालाल जी शास्त्री थे, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री यहाँ के मनोनीत थे वो आपके हीरालाल जी शास्त्री। 1949 से लेकर के 51, 49 से 51। चुनाव के अंदर अगर अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान के अंदर, हाँ चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर कब लगाया गया चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण? तो यहां दिए गए में से आपका 1967 के अंदर। वैसे 4 बार लगाया गया था, उसकी पूरी लिस्ट मैं लिख करके आपको भेज दूंगा, कौन थे मुख्यमंत्री, कौन थे राज्यपाल, और कब से कब तक था, कितने दिन के लिए था। काफी लंबी लिस्ट होती है, उसमें से कई बार एक प्रश्न आ जाता है, तो वो थोड़ा तुम देख लेना। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो ये माथुर जी थे। कौन थे? आपके शिवचरण माथुर। 1985 के अंदर डीग के राजा वाला जो कांड हुआ था, उनका स्टेज उड़ाने की कोशिश, और वो तो तुम घटनाक्रम जानते हो। ये शिवचरण माथुर। राजस्थान में सबसे अधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? मोहनलाल जी सुखाड़िया फिलहाल तो। अब देखते हैं अशोक जी की बारी कब आती है ना। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट फिर भी मैं एक प्रश्न तुम्हें बता दूं कि वो भी 3 बार हो चुके हैं, ये 4 बार थे। तो हो सकता है कि आगे के टाइम में इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। हाँ, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार, यानी केयर टेकर जो गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव, केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन सी गवर्नमेंट थी बताओ? पहला अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल।